आवाज ठीक आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है?
अच्छा, हाँ जी, अब बताएं, अब आवाज़ आ रही है ठीक से? जी, अब बताएं, अब आवाज़ आ रही है ठीक से? अब ठीक से? अब ठीक है वॉइस? चलो अच्छी बात है। अच्छा जी, तो मैं आपको बता रहा था कि अभी हमारा ये जो क्या कहते हैं, एसिड बेस इम्बैलेंस जो है, ये भी हमारा ख़त्म नहीं हुआ, ये भी हमारा आगे चलेगा। अभी हमने इसे थोड़ा सा और पढ़ना है। एक और छोटी सी पीपीटी है जो कि मैं आपसे शेयर करूँगा, जिसमें हम एसिडीमिया और एसिडोसिस का डिफरेंस, अल्कलीमिया और अल्कलोसिस का डिफरेंस जो है वो डिस्कस करेंगे। प्लस अभी हमने इसकी एबीजीज पढ़नी है, लेकिन इससे रिलेटेड एक टॉपिक है जिसको हम कहते हैं इंट्रावेनस फ्लूइड थेरेपी। हाँ, इंट्रावेनस फ्लूइड थेरेपी। तो मैंने सोचा कि ये हम जो है ना आज डिस्कस कर लें। इसके साथ ही इंट्रावेनस फ्लूइड थेरेपी से बेसिकली एक दो क्वेश्चंस आए हुए हैं पहले, इसलिए मैंने इसको आपके इसमें जो है ना वो इंक्लूड किया है। और बाकी अगर बुक में आप देखेंगे तो बुक में ये वहीं पे लिखा हुआ है, जहाँ पे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट है, उसके बाद एसिड बेस इम्बैलेंस जो है ना आगे दिया हुआ है। ठीक है, सो इंट्रावेनस फ्लूइड थेरेपी जो है, मेरा ख्याल है कि आपके वहाँ भी पेशेंट जो हैं उनमें से मोस्टली पेशेंट्स को इंट्रावेनस फ्लूइड थेरेपी दी जाती है। बाज़ हम डिफरेंट ड्रिप्स लगाते हैं, डिफरेंट तरह के फ्लूइड्स लगाते हैं। बाज़ उनमें कुछ मेडिसिन डाल के देते हैं, या फिर बाज़ थेराप्यूटिकली वैसे ही हमें जो है फ्लूइड अपने पेशेंट्स को देने पड़ते हैं। ठीक है, हमें ज़रा फ्लूइड्स के बारे में पता होना चाहिए। फ्लूइड्स इतने भी सेफ नहीं है पेशेंट को देना। बाज़ सिर्फ फ्लूइड देने की वजह से पेशेंट को बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, तो फ्लूइड को भी बड़े ध्यान से देना चाहिए। तो मेंटेनेंस फ्लूइड्स को मेंटेन रखना चाहिए, अच्छे तरीके से देना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा फास्ट चलाएंगे या बहुत स्लो चलेंगे तो दोनों के नुकसान हो सकते हैं। ओरल एंड पेरेंटल रिप्लेसमेंट्स, जहाँ पर, हाँ जी, तो आगे चलते हैं। सो ओरल एंड पेरेंटल रिप्लेसमेंट दो तरह से रिप्लेस किया जा सकता है फ्लूइड, या अगर कोई बंदा ओरली टॉलरेट कर रहा होता है तो उसको ओरल फ्लूइड दिया जाता है। अगर कोई ओरली टॉलरेट नहीं कर रहा या उसे बहुत रैपिड फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, तो वो उसको हम आईवी लाइन के ज़रिए, सीवीपी लाइन के ज़रिए, या किसी भी इंट्रावेनस लाइन के ज़रिए फ्लूइड लगा देते हैं। सही है, पेरेंटल न्यूट्रिशन भी दी जाती है इन रूट्स के साथ, और उस पेरेंटल न्यूट्रिशन में भी फ्लूइड होता है। उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितना फ्लूइड जो है वो अवेलेबल है। इसके अलावा ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स भी लगाई जाती हैं, उनमें भी बहुत कॉशियस होकर लगाना होता है। आपको पता है कि ब्लड लगाने से रिएक्शन वगैरह हो सकता है, और सीवियर किस्म का एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन जो है वो ब्लड लगाने से जो है ना हो सकता है। उसके बाद प्लाज्मा एक्सपेंडर्स दिए जाते हैं, जैसा कि आपके ये डेक्सट्रेन्स हैं, तो ये सारे आपके प्लाज्मा एक्सपेंडर्स हैं। और हेमेक्सिल का नाम सुना होगा आपने, वो भी प्लाज्मा एक्सपेंडर है। जब बहुत ज़्यादा कोई फ्लूइड लॉस हो जाता है तो फिर प्लाज्मा एक्सपेंडर जो है वो बाजुकात जो है हमें देने पड़ जाते हैं। ठीक है, राइट जी। So next we have nursing responsibilities while administering IV fluids। IV fluids देते हुए हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, ये क्वेश्चन जो है ये पास्ट पेपर्स में आया हुआ है दो दफ़ा। The goals of nursing care for patient receiving an IV infusions are: number one, prevent infection, क्योंकि हम एक IV एक्सेस लेके उसके ज़रिए आगे दे रहे होते हैं फ्लूइड, तो हमें इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है। मिनिमाइज फिजिकल इंजरी टू द वेन्स एंड सराउंडिंग टिश्यू। बाज़ात हम इंट्रावेनस फ्लूइड देने के लिए जो है वो लगाते हैं आईवी लाइन, और उससे हम आसपास के टिश्यूज़ को इंजर कर देते हैं, तो इससे भी बचाने की कोशिश करनी है। एडमिनिस्टर द करेक्ट फ्लूइड एट द प्रेस्क्राइब टाइम एंड एट अ सेफ रेट और फ्लो। सो ये मैंने आपको चीज़ पहले भी बताई है, बहुत स्लो लगाएंगे वो भी अच्छा नहीं है, बहुत फास्ट लगाएंगे वो भी अच्छा नहीं है। तो उस पेशेंट के लिए जो बेस्ट फ्लो रेट है उसके ऊपर आपने उसे फ्लूइड देना है। सही है, और उसके बाद है ऑब्जर्व द पेशेंट्स रिएक्शन टू द फ्लूइड एंड मेडिकेशंस बीइंग एडमिनिस्टर्ड। तो पेशेंट का रिएक्शन भी देखना है कि फ्लूइड को किस तरह से वो रिएक्ट कर रहा है।
कैसे देख सकते हैं पेशेंट का रिएक्शन फ्लूइड को, कि पेशेंट किसी ट्रीटमेंट को किस तरह से रिएक्ट कर रहा है? आप कैसे देखोगे? आंसर करिए आप जी। आप कैसे देखोगे जी कि फ्लूइड एक जो पेशेंट है वो एक फ्लूइड थेरेपी को अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं कर रहा? कैसे पता चलेगा कि ट्रीटमेंट ठीक जा रहा है या नहीं जा रहा? ना यार, मेरा सवाल समझने की कोशिश करो भाई। सवाल मेरा ये है, हमें कैसे पता चलेगा जो हमारा फ्लूइड का ट्रीटमेंट है वो ठीक जा रहा है? हाँ यार, वो वाइटल साइन से पता चलेगा। वेरी गुड, अदीला ने आंसर किया है। बिल्कुल जी, वाइटल साइन से पता चलेगा हमें। अगर उसके वाइटल साइंस इम्प्रूव हो रहे हैं तो हमारा ट्रीटमेंट ठीक जा रहा है, और अगर वाइटल साइन इम्प्रूव नहीं हो रहे फिर हमारा ट्रीटमेंट ठीक नहीं जा रहा। राइट्स ऑफ आईवी थेरेपी, तो जिस तरह से पेशेंट के राइट होते हैं इस तरह आईवी थेरेपी के कुछ राइट्स हैं जिनको याद रखना है। राइट सोल्यूशन विद और विदाउट एडिटिव्स एज ऑर्डर्ड, द करेक्ट सोल्यूशन टू फॉलो फॉलो व्हाट हैज़ बीन इन्फ्यूजिंग। तो हम सबसे पहली बात ये कि राइट सोल्यूशन के अंदर आपने राइट फ्लूइड लगाना है। ये ना डॉक्टर ने एडवाइस किया रिंगर लगाएं, आप उसको डेक्सट्रोज वाटर लगा रहे हैं या फिर नॉर्मल सेलाइन लगा रहे हैं। पेशेंट को ब्लड प्रेशर है, उसे कोई डेक्सट्रोज लगाना चाहिए, आप उसे जो है वो नॉर्मल सेलाइन लगाते जा रहे हो। इसी तरह से पेशेंट को शुगर है, डायबिटीज़ है, आप उसे डेक्सट्रोज सेलाइन लगाते जा रहे हो। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। और उसके बाद एक चीज़ लिखी है विद और विदाउट एडिटिव्स। तो बाज़ औक़ात कोई मेडिसिन डालनी पड़ जाती है उसके अंदर, तो आप देखें कि वो मेडिसिन आया कि इसके साथ कंपेटेबल है या नहीं है फ्लूइड के साथ। बाज़ औक़ात हम मेडिसिन को उसके अंदर डालते हैं और वो रंग ही बदल जाता है फ्लूइड का, तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग। तो उससे हमें पता चलता है कि ये जो है ना इसके साथ कंपेटेबल नहीं था। बाज़ औक़ात पेशेंट्स को ब्लड प्रेशर होता है और हम अपनी कन्वीनियंट के लिए हमने क्या किया होता है कि हमने अपने साथ एक नॉर्मल सेलाइन की 100 सीसी की बोतल रखी होती है, उसमें से फ्लूइड लेते हैं और वो ही भर भर के जो है उसके अंदर मेडिसिन को डाइल्यूट करके जो है ना पेशेंट को लगाते जाते हैं, और पेशेंट का बीपी बाद में जहाँ मर्जी जाए। और हमारे पास एट द एंड ऑफ द डे वार्ड के अंदर इतने सारे डिस्टिल्ड वाटर जो है ना वो जमा हो जाते हैं। तो हमें ये प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। वो डिस्टिल्ड वाटर दिया ही उसके साथ इसलिए जाता है ताकि अगर किसी को शुगर है, अगर किसी को ब्लड प्रेशर वगैरह है, किसी को हाइपरनेट्रीमिया है, तो वो जो है उसे प्रॉपरली जो है ना प्रॉपर डोजेज मिल सके और उसकी प्रॉब्लम्स को कॉम्प्लिकेट ना किया जा सके। सही है। अच्छा जी। सो उसके बाद राइट विदाउट एडिटिव्स। एडिटिव्स का मतलब है क्या ये चीज़ डालनी है उसके अंदर। तो बाज़ औक़ात एक ही फ्लूइड के अंदर हम चार चार पांच पांच चीज़ें जो हैं वो बना के उसके अंदर डाल, उसी के अंदर एंटीबायोटिक डाल दी, उसी के अंदर हमने ओमेप्राजोल डाल दिया। और बाद में हम देखते हैं कि वो जो वाइट सा जो एक समझ लें कि कलरलेस सा फ्लूइड था या येलो सा फ्लूइड था, पहले इंजेक्शन डालने की वजह से वो जो है ना वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है, उसके अंदर प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, क्लाउडी सा हो जाता है वो। सो हमें नहीं पता कि किस केमिकल ने किसके साथ रिएक्शन किया है, और वो बाद में जाके आया कि बॉडी के लिए वो जहरीला तो नहीं हो जाएगा। सो लिहाजा जब भी आप मेडिसिन लगाएं उनको इंडिविजुअली लगाएं, अलग-अलग लगाएं। ठीक है। सो राइट डोज देनी है, राइट अमाउंट ऑफ सोल्यूशन डालना है, राइट अमाउंट ऑफ एडिटिव या मेडिसिन डालनी है। ठीक है जी। उसके बाद राइट रूट लेना है, जो रूट कहा गया उसी से एडमिनिस्टर करें। जैसा कि जब मैं आपको कैंसर पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि वेजो एक्टिव मेडिसिन जो हैं वो पेरिफेरल लाइन से नहीं देते हैं, वो वहाँ पे मसला काज कर सकते हैं। राइट टाइम, जिस टाइम पे एडवाइस किया गया उसी टाइम पे इन्फ्यूज़ करें। राइट पेशेंट एज आइडेंटिफाइड विद 2। राइट पेशेंट को लगाएं विद आइडेंटिफाइड एज 2 का मतलब है कि उसको प्रॉपर्ली वेरीफाई किया गया है नाम से और उसके एमआर नंबर से। सो रेगुलेटिंग द रेट ऑफ फ्लो, मॉनिटर इन्फ्यूजन। तो रेगुलेट करना है रेट ऑफ फ्लो को, मॉनिटर करना है इन्फ्यूजन को। बाज़ औक़ात आपकी आईवी लाइन पोजिशनल होती है जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका है ना ये क्या नाम है फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन है ये प्रॉपरली नहीं हो पाती, और पेशेंट हाथ हिलाता है और 2 मिनट के अंदर अंदर पूरी ड्रिप आपकी ख़त्म हो जाती है। अब पेशेंट को चक्कर लगा के आते हो
1000 जो लीटर की सलाइन, 1 लीटर की जो सलाइन है वो भाई पूरी की पूरी अंदर जा चुकी होती है। या फिर ये होता है, कि बाजुकात हमने ड्रिप लगाई होती है और अपने एंड पे आके देखते हैं, जब आके हम यहाँ पे अपने पेशेंट के पास, तो वो थोड़ी सी भी नहीं गई होती है, रुकी होती है। देखो वो जो ब्लड में मिक्स होती है ना जाके, तो ब्लड में एक मेडिसिन लगाओगे, ब्लड उसे सर्कुलेट कर देगा, टारगेट साइट्स की तरफ पहुंचा देगा, ठीक है। उसके बाद दूसरी लगाओगे, वो भी इसी तरह से ब्लड इतनी तेजी से सर्कुलेट करता है, आपकी कार्डियक आउटपुट इतनी ज़्यादा होती है कि वो अपने जो रिसेप्टर्स हैं वहां तक पहुंच जाती है। लेकिन अगर आप दो चीज़ों को रिएक्ट करा दोगे आपस में, वो नई चीज़ बना देंगे, तो वो थेराप्यूटिक नहीं रहती हैं। मतलब वो मेडिसिन ने जाके जिस रिसेप्टर पे लगना था अकेले, वो उस रिसेप्टर के कंपेटेबल ही नहीं रहती है, वो कोई नया केमिकल बन चुका होता है, जिसकी वजह से वो काम का नहीं रहता है। तो ये रीज़न है कि आपको अलग-अलग इंजेक्शंस में भर के और विद प्रॉपर थोड़े से टाइम के उसके साथ आपको लगानी चाहिए मेडिसिन अलग-अलग। डायरेक्टली आप एक के अंदर सारी चीज़ें डाल के लगा देंगे तो डेफिनेटली वो जो एंटीबायोटिक और ओमेप्राजोल का जो रिएक्शन हो गया है, उनका एक तरह से शक्ल ही बदल गई है, तो वो फिर थेराप्यूटिक नहीं रहेंगी, उनका थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं आएगा, जिस काम के लिए आप दे रहे हैं वो काम पूरा नहीं हो सकेगा। अच्छा जी, आगे हैं जी प्रिंसिपल्स अफेक्टिंग फ्लो रेट। तो देर आर सर्टेन प्रिंसिपल जो कि फ्लो रेट को अफेक्ट करते हैं। इन प्रिंसिपल्स को बुक से भी देख लेना। दो चार मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। दो चार के अंदर ये है कि अगर जितनी बड़े बोर की आप आईवी लाइन लगाएंगे उसके अंदर से उतना तेज फ्लो होगा, जितनी छोटी आईवी लाइन या ट्यूबिंग होगी उसके अंदर उतना स्लो जो है ना फ्लो होगा। जितनी आप ऊंचा करते जाएंगे आप ड्रिप को, उतना तेज फ्लो होगा, और जितना उसको नीचे लेकर आते जाएंगे हार्ट के लेवल पे, उतना कम फ्लो होता जाएगा, लो फ्लो होगा। ठीक है, तो इस तरह के कुछ प्रिंसिपल्स दिए होंगे, वो आपने प्लीज बुक से पढ़ लेने हैं। अच्छा जी, जो बूढ़े लोग होते हैं ना उनके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है आईवी फ्लूइड के जो है ना, आप समझ लें कि मॉनिटरिंग की, कि आईवी फ्लो को प्रॉपर्ली मॉनिटर किया जाए, क्योंकि मोस्टली वो दिल की बीमारियां या इस तरह की प्रॉब्लम्स में होते हैं। तो बाज़ औक़ात जब हम उनको बड़ी तेज़ी से फ्लो के साथ कोई आईवी फ्लूइड वगैरह लगा देते हैं, तो वो जो है उसको वो नहीं सह पाते हैं, और वो बाज़ औक़ात डिफरेंट किस्म की कंडीशंस जो हैं एडवर्स उनमें चले जाते हैं। कैचअप एंड रिस्क फॉर सर्कुलेटरी ओवरलोड, तो उनके अंदर डेफिनेटली सर्कुलेटरी ओवरलोड का रिस्क होता है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सो आईवी थेरेपी में हमने देखना है इनटेक कितनी है। फ्लशिंग पेरिफेरल एंड सेंट्रल लाइन, जब भी आप मतलब एक वक्फे के बाद लगाने लगें तो आईवी लाइन को लाजमी तौर पर फ्लश करें। फैसिलिटी पॉलिसी एंड प्रोसीजर को फॉलो करें जो हॉस्पिटल के हैं। सबक्यूटेनियस इन्फ्यूजन्स दी जाती हैं। हाइपोडर्मोक्लाइसिस हो सकती है। हाइपोडर्मोक्लाइसिस जो है एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर स्किन जो है वो आप समझ लें कि मतलब वो अजीब व गरीब सी होने लग जाती है, जैसा कि आप पानी में बहुत देर हाथ डाल के रखते हैं तो निकालते हैं, जिस तरह की स्किन हुई होती है। सो अगर जो आपकी स्किन के नीचे अगर फ्लूइड जो है इन्फ्यूज हो जाए बहुत ज़्यादा, तो वैसी कंडीशन हो सकती है। एपिड्यूरल इन्फ्यूजन्स भी लगाई जाती हैं। वो लगाई जाती हैं जब आपने किसी को स्पाइनल एंटीबायोटिक्स देनी हो या एनेस्थीसिया वगैरह देना हो। पेरेंटल न्यूट्रिशन, टीपीएन एंड पीपीएन के बारे में आप जानते होंगे। पेशेंट कंट्रोल्ड एनाल्जेसिया दिया जाता है। बाज़ औक़ात स्पेशली जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं या क्रोनिक पेन के साथ पेशेंट्स होते हैं, उनको ये वाला जो है एनाल्जेसिया मतलब पेन किलर डाल के इन्फ्यूजन पंप में चला दी जाती है, और उसको स्लोली 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 जो है ना पेन किलर्स मिलती रहती हैं। सो नर्सिंग डायग्नोसिस कौन कौन सी बन सकती हैं इसके अंदर? डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम या फुल फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस बन सकती है। रिस्क फॉर इम्बैलेंस फ्लूइड वॉल्यूम बन सकती है। इनइफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन बन सकती है अगर किसी को हाइपोवोलीमिया हुआ हो। डिक्रीज कार्डिक आउटपुट बन सकती है जी। सही है। इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज बन सकती है अगर कोई पल्मोनरी एडीमा में चला जाए। इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न हो सकता है इसके अंदर नर्सिंग डायग्नोसिस। रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू आईवी फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन हो सकती है कि आपने किसी को आईवी फ्लूइड लगाया और उसको कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो गया, तो उस सूरत के अंदर आपकी ये नर्सिंग डायग्नोसिस जो है वो डेफिनेटली बन सकती है। सो प्लानिंग डेफिनेटली जब भी हम आईवी फ्लूइड लगाएंगे तो हमें प्लान करने की ज़रूरत है। पेशेंट विल एग्जिबिट नॉर्मल स्किन टर्गर,
तो हम अगर किसी को फ्लूइड दे रहे हैं तो पेशेंट का नॉर्मल स्किन टारगेट होगा। अच्छा जी, इसमें है पेशेंट विल एग्जिबिट नॉर्मल स्किन थर्गर, पेशेंट वेट विल बी स्टेबलाइज्ड आफ्टर। अच्छा आंसर मैं करता हूँ, ये प्लानिंग के बाद रिपीट करता हूँ। पेशेंट्स वेट विल स्टेबलाइज एट नॉर्मल बेस लाइन, तो पेशेंट का वेट नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि जैसा कि फ्लूइड ओवरलोड में भी और फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट दोनों के अंदर जो है ना पेशेंट का वेट जो है वो पैरामीटर होता है पेशेंट को असेस करने के लिए। इनटेक एंड आउटपुट विल बी बैलेंस, तो बैलेंस होता है इनटेक एंड आउटपुट में, और अगर पेशेंट के आउटपुट कम हो इनपुट ज़्यादा हो तो हम कहते हैं पेशेंट पॉजिटिव बैलेंस में जा रहा है, और अगर आउटपुट ज़्यादा हो इनपुट कम हो तो वो फिर हम पेशेंट को कहते हैं ये नेगेटिव बैलेंस में जा रहा है। Breath sounds will be clear to auscultation. There will be no evidence of edema. Electrolytes value will be within normal limits. Normal limits में होगी. Patient will not experience complication of the IV therapy. कि IV therapy से patient को किसी किस्म की कोई complication नहीं होगी. So implementation fluid and electrolytes को मेंटेन करने की कोशिश करनी है, डायूरेटिक्स दे सकते हैं, डेली वेट मॉनिटरिंग करनी है, स्किन केयर देनी है, मॉनिटरिंग करनी है पेशेंट की डिफरेंट जो है लैब वैल्यूज़ की। वैल्यूएशन में every 24 hour perform evaluation to see if nursing interventions are assisting the patient to meet expected outcomes। क्या नर्सिंग इंटरवेंशंस जो हैं वो आप प्रॉपरली कर पा रहे हैं कि पेशेंट अपनी आउटकम्स अचीव कर रहा है। इफ द पेशेंट इज नॉट प्रोग्रेसिंग टुवर्ड अचीविंग ऑफ आउटकम प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड थिंक क्रिटिकली टू ट्रीटमेंट व्हाई देन अल्टर द प्लान ऑफ केयर। तो वही चीज़ मैंने आपको बताई कि अगर पेशेंट ठीक नहीं हो पा रहा, वाइटल साइन नॉर्मल नहीं आ रहे, लैब वैल्यूज़ नॉर्मल नहीं आ रही, तो हमें री एवेलुएट करने की ज़रूरत है अपने ट्रीटमेंट प्लान को। व्हेन अ स्पेसिफिक आउटकम इज मेट डिसकंटिन्यू दैट पोर्शन ऑफ द ट्रीटमेंट। अगर एक चीज़ ठीक हो गई है तो उसके हवाले से ट्रीटमेंट को फिर ख़त्म कर दिया जाता है, नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो कम्युनिटी केयर, पेशेंट डिस्चार्ज होकर जाए, फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग करनी है, मेडिकेशन सेफ्टी का ध्यान रखना है, पेशेंट टीचिंग देनी है, कोलैबोरेटिव अप्रोच रखनी है कम्युनिटी वाले लोगों के साथ। तो ये डिफरेंट साइट्स हैं जहाँ पे आप आईवी लाइंस लगाते हैं और उसके बाद जो है ना आप वहाँ से इन्फ्यूज़ करते हैं डिफरेंट चीज़ों को। तो ये आपके सामने है, इनको देख लीजिएगा कौन कौन से हमारे आर्म के ऊपर कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पे लगाते हैं। सो कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईवी थेरेपी, अगेन दिस इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पास पेपर में आया हुआ है। सो आईवी थेरेपी की वजह से क्या हो सकता है? जी, तो आईवी थेरेपी की वजह से क्या हो सकता है? नंबर वन, फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है, एयर एम्बोलिज्म आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, सेप्टिसीमिया हो सकता है अगर आप इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस करा देते हैं पेशेंट के अंदर, इनफिल्ट्रेशन, एक्स्ट्राविजेशन, स्किन के अंदर चले जाना और टिश्यूज़ के अंदर चले जाना, फ्लूइड का फ्लेबाइटिस, वेसल की जो है इन्फ्लेमेशन और थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, इन्फ्लेमेशन के साथ साथ वहाँ पे क्लॉटिंग होना भी स्टार्ट हो जाना, हीमाटोमा बन सकता है अगर आप इंजर कर देते हैं किसी ब्लड वेसल को, क्लॉटिंग हो सकती है ब्लड वेसल के अंदर और ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जी आईवी थेरेपी की। सो ये एक वीडियो है यूट्यूब पे, हम वॉच करेंगे इंशाल्लाह ताला, आप लोगों के पास लिंक होगा, ये यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिएगा, इससे भी कुछ अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी आपको। हाँ जी, तो हाइपोडर्मोक्लाइसिस के बारे में जो है ना मैं आपको बता रहा था। हाइपोडर्मोक्लाइसिस आप कह सकते हैं कि दिस इज़ अ कंडीशन ऑफ स्किन कि आप किसी को फ्लूइड लगाते हैं और उसकी जो है ना अंडर द स्किन जो है ना फ्लूइड चला जाता है बहुत ज़्यादा, उसको कहते हैं हाइपोडर्मोक्लाइसिस।
और स्किन जो है ना वो आपको बाज़-औक़ात तो बड़ी शाइनी शाइनी सी नज़र आती है, और लेटर ऑन जब टाइम गुजर जाता है तो वो स्किन ऐसी हो जाती है जैसे पानी में बहुत देर हाथ रखने के बाद स्किन जो है ना वो हो जाती है। ठीक है? सो इसका फिर ट्रीटमेंट ये होता है कि इसको फिर वो क्या कट्स लगा के उसके अंदर से पानी ड्रेन किया जाता है, या नीडल वगैरह लगा के पानी को उसके अंदर से ड्रेन कर दिया जाता है। आई होप आंसर आपको समझ आ गई होगी। हाँ, हाँ जी। ठीक है जी, अब मैं आप लोगों से ज़रा आप लोगों के केस स्टडी के हवाले से, पोर्टफोलियो के हवाले से यार डिस्कस कर लूँ। तो पहले एक छोटी सी ब्रेक, बल्कि नहीं अभी ब्रेक नहीं देते, ब्रेक आपको मैं बाद में दे देता हूँ एंड पे। अभी हम जो है ना पोर्टफोलियो के हवाले से जो डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, अच्छा जी, तो पोर्टफोलियो के हवाले से यहाँ पे मैं बोर्ड ओपन कर लेता हूँ जी। ये बोर्ड आपके सामने है। सो पोर्टफोलियो बेसिकली आपने बनाना है लाजमी तौर पे। आवाज़ आप लोगों ने एक पोर्टफोलियो बनाना है बेसिकली। और पोर्टफोलियो जो है वो इसलिए बनाया जाता है, दिस इज़ अ क्लिनिकल सब्जेक्ट, और उसमें आपका रिफ्लेक्ट होता है कि बेसिकली आपने क्लिनिकली जो है ना वो काम किया है। डेफिनेटली आप सब लोग जॉबियंस हैं, तो क्लिनिकली आप लोग काम तो कर रहे हैं। हाँ, तो काम तो आप कर रहे हैं, राइट। तो बेसिकली पोर्टफोलियो जो है वो आपके क्लिनिकल्स के बारे में बताता है। अब मैंने आप लोगों को काफ़ी हद तक काफ़ी सारे क्लिनिकल कॉन्सेप्ट भी पढ़ा दिए हैं, एनसीपी बनाना भी सिखा दिया है। इंशाल्लाह ताला जो हमारा नेक्स्ट अब लेक्चर होगा ना वो होगा, इसको भी मैं साथ लेके चलूँगा। ये जो एसिड बेस इम्बैलेंस की थोड़ी बहुत चीज़ें हमारी रह गई हैं वो भी मैं आपको करवाऊँगा, एबीजीज भी साथ साथ करवाऊँगा, और साथ में मुझे अब आपको सीसीएम पढ़ाना है, कॉन्सेप्ट केयर मैप पढ़ाना है। ठीक है, और उसके बाद फिर हम नेंडा निक नॉक जो है वो भी पढ़ेंगे, राइट। लेकिन अब आपकी वो स्टेज आ गई है कि आप लोगों को साथ साथ जो है आपका क्या कहते हैं इस पोर्टफोलियो वो बनाना स्टार्ट करना होगा। हाँ, सो पोर्टफोलियो के कंपोनेंट कौन कौन से होंगे वो मैं आप लोगों के सामने लिखने लगा हूँ, तो ये ज़रा देख लेने आपने। सो जो क्लिनिकल पोर्टफोलियो बनाएंगे आप लोग, उसके अंदर क्या क्या बनाना है ये ज़रा मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ, ये आप देखते जाएं। यार नज़र आने लगा है आप लोगों को कुछ के नहीं? कुछ नज़र आ रहा है बोर्ड पे? नज़र आ रहा है ना आपको? हाँ जी, ठीक है। तो पोर्टफोलियो और इसके डिफरेंट पार्ट्स होंगे। सो क्या क्या पार्ट्स होंगे? सो सबसे जो पहला पार्ट होगा, इसके अंदर आपने टू
कंप्लीट केस स्टडीज लगानी है, ठीक है जी। 2 कंप्लीट केस स्टडीज लगनी है डिस्पाइट ऑफ एनीथिंग। और ये केस स्टडीज के बारे में मैं आप लोगों को यही इंस्ट्रक्ट करूंगा। फिर यार ये नज़र नहीं आ रहा, ये तो बहुत छोटा लिखा गया है। जी, तो 2 कंप्लीट केस स्टडीज लगानी है। जी, तो 2 कंप्लीट केस स्टडीज लगाएंगे आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर। लेकिन ये केस स्टडीज के बारे में ध्यान ये रखना है कि दीज शुड बी फ्रॉम योर तो ये आपके ज़रा ना पोर्टफोलियो की जो केस स्टडीज़ हैं कोशिश करें ये सिलेबस में से हों, अदरवाइज़ आप लोगों के ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन जो है ना वो पड़ जाएगा, ठीक है। और वो एक्स्ट्रा बर्डन जो है वो ये होगा कि फॉर एग्जांपल अपेंडिसाइटिस पे आप केस स्टडी बना लेते हैं, अब अपेंडिसाइटिस आप लोगों के सिलेबस के अंदर ही नहीं है, तो आपको वो एक्स्ट्रा जो है ना एक टॉपिक याद करना पड़ेगा, क्योंकि मोस्टली जो है वाइवा जब लिया जाता है तो पोर्टफोलियो में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सो ये जो केस स्टडी है इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँगा, लेकिन कोशिश ये करनी है कि आपके पैथो में से या ACCN में से इन दोनों के अंदर से कोई टॉपिक लें, जैसा जैसा कि कोई फ्लूइड ओवरलोड ले लें, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट ले लें, कोई शॉक ले लें, कैंसर का पेशेंट ले लें, कोई एसिड बेस इम्बैलेंस का पेशेंट ले लें। इस तरह आपकी पैथो के अंदर बहुत सारे होंगे, इसके डिजीज़ होंगी, उनमें से कोई पेशेंट ले लें ताकि आपकी तैयारी भी हो जाए और आप लोगों के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन भी ना पड़े। तो ये 2 केस स्टडीज़ आपने कंप्लीट बनानी है, ये काफ़ी लेंथी ज़रा केस स्टडीज़ होंगी। उसके बाद आप लोगों ने 11 NCPs बनानी है गॉर्डन फंक्शनल हेल्थ पैटर्न के हवाले से, ठीक है। तो 11 NCPs बनानी है आप लोगों ने गॉर्डन फंक्शनल हेल्थ पैटर्न के हवाले से। आप हर वीक के अंदर कोशिश करेंगे 3-3 केस स्टडीज़ बनाएं। हर वीक में 3 केस स्टडीज़ आप पेशेंट देखें, एक दिन उसका कोई मेटाबॉलिक पैटर्न देख लें, एक दिन उसका हेल्थ मेंटेनेंस पैटर्न देख लें। ये इंडिविजुअल करने हैं जी, पोर्टफोलियोज आपके इंडिविजुअल होंगे, ग्रुप में नहीं होंगे ये, सही है। तो 11 NCPs आपने बनानी है और ये जो 11 NCPs हैं ये डेफिनेटली जो है ना सारे पैटर्न्स को कवर करते हुए आपने जो भी आपका डेली बेसिस पे पेशेंट हो उसको देखें और अकॉर्डिंगली उसका डाटा लें और डाटा लेके जो है आपने NCP बनानी है। उसके बाद इसमें आपके आपके क्लिनिकल ऑब्जेक्टिव्स लगेंगे, वो डेफिनेटली आपके जब देखते हैं कॉलेज आपका क्लिनिकल्स आपके कब से स्टार्ट करता है। आई डोंट नो कोविड की वजह से क्या सूरत हाल होती है क्लिनिकल्स के बारे में, क्लिनिकल्स हम कब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस वक्त तक हम लोग क्लिनिकल्स करवा चुके होते हैं स्टूडेंट्स को। सो लेट अस सी के आपके क्लिनिकल जो है ना कब स्टार्ट किए जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपके क्लिनिकल ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे और वो ऑब्जेक्टिव्स डेफिनेटली जो है हम आपके पोर्टफोलियोज के अंदर लगवाएंगे। इसी तरह एवरी वीक आप लोग अपना जो है ना रिफ्लेक्शन बनाएंगे हर वीक के एंड पे जब आप क्लिनिकल स्टार्ट करेंगे, और आप अपना रिफ्लेक्शन जो है वो भी लगाएंगे कि आप लोग क्या सीखने के लिए गए थे क्लिनिकल में। फॉर एग्जांपल आज मैं ये सीखने गया था कि मैंने एनसीपी बड़े अच्छे से बना लेनी है, और मैंने क्या वो सीख लिया है या नहीं सीख लिया, मुझे इम्प्रूवमेंट की कैसे ज़रूरत है और मैं इस चीज़ को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो ये बेसिकली आप रिफ्लेक्शन के अंदर लिखते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये आपके क्लिनिकल में क्लिनिकल उसमें पोर्टफोलियो में लग जाएंगी। इसके अलावा जो काम हम कर सकते हैं ना वो ये है कि मैं अब आप लोगों के तरह दिखा दूं कि आपकी जो है केस स्टडी वो कैसी नज़र आएगी और वो केस स्टडी आप लोग कैसे बनाएंगे। मैं 1 मिनट कोई केस स्टडी ओपन कर लूँ फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ जी, केस स्टडीज केस स्टडीज केस स्टडीज केस स्टडीज। अच्छा,
यार केस स्टडी मुझे अभी मिल नहीं पा रही, और जैसी केस स्टडी मिलती है तो फिर जो है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। लेट मी सर्च इट आउट। ना भाई केस स्टडी मुझे नहीं मिल पा रही है। लेट मी सी, एक मिनट थोड़ा सा वेट करें, मैं अपनी ईमेल से ज़रा देखता हूँ केस स्टडी को। ठीक है, लेट मी डाउनलोड दैट। केस स्टडी को ज़रा डाउनलोड कर लूँ मैं ना। नहीं, ग्रुप में सेंड करने वाली है नहीं ना वो, थोड़ा सा आपको उसका समझाना पड़ेगा, इसलिए कह रहा हूँ मैं। ग्रुप में सेंड करने वाली, चलो फिर ऐसा करता हूँ, मैं आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर दूंगा, और आप लोग जो है ना फिर मुझे, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों को बता दूंगा। उसको मैं डाउनलोड करके रखूँगा नेक्स्ट लेक्चर में, ताकि आप लोग ना इसे प्रॉपरली देख सको। सही, चलें आप लोग अब ज़रा ब्रेक लें, 10 मिनट की ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम लोग वापस आते हैं। उतनी देर में मैं केस स्टडी को भी ढूंढता हूँ कि मुझे मिल जाती है कि नहीं। चले ब्रेक करें आप लोग, बाद में आते हैं जी वापस। 10 मिनट है।